और सरकार को कह रहा हूं, आप चाहे कुछ भी करो, चाहे नोटिस दे दो, निलंबन कर दो, सेवा समाप्त कर दो या फिर नौकरी से निकाल दो, हम लात मारते हैं नौकरी में, लेकिन विलीनीकरण के सिवा एक कदम नहीं पीछे हटेंगे। आम गरीब जनता भूखे मरे वो चलेगा, पर इन जो बड़े बड़े पार्टियों के आकाए यानी पूंजीपति है, इनका मुनाफा नहीं खत्म होना चाहिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और रोजगार और इन तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर हमें संघर्ष करना है और यही हमारी मांग रहनी चाहिए। विजय माल्या जो देश छोड़ के भाग गया, उसको दे दिया जाता है दारू बनाने के लिए, पर आम जनता में नहीं बटेगा। अगर इसी तरह सरकारी थानों को लगातार निजीकरण किया गया, उसको ठेकाकरण किया गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? जेब में वैसे ही फूटी कौड़ी नहीं बची है, हमारे थाली से दाल और सब्जियां गायब हो रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। एसटी कर्मचारियों ने साबित करके दिखाए है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी जाति और धर्म के नाम पर नहीं बैठे। एक साथ एक मुट्ठी से 1 लाख मजदूर जो है आज भी मजबूती से खड़ा है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। भारतीय क्रांतिकारी पार्टी RWP की तरफ से 14 दिसंबर 2021 को कुर्ला में एसटी कर्मचारियों के मांग को लेकर निषेध मोर्चा का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग अपने हड़ताल पर क्यों गए। दोस्तों, हड़ताल के पीछे का कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि आज महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माने जाने वाला परिवहन विभाग जो है वो सरकार के दायरे में नहीं आता है, वो एक तरीके से निम्न शासकीय यानी कि सेमी गवर्नमेंट के दायरे में आता है। आप सबको पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों से इस डिपार्टमेंट में बहुत बुरी तरीके से भ्रष्टाचार बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया है। दूसरी तरफ इसमें काम करने वाले हमारे जो मजदूर भाई और बहनें हैं वो 10-10, 12-12 हजार रुपए पे 12-12 घंटे और उससे भी ज्यादा काम करने के लिए और खटने के लिए आज मजबूर है। दोस्तों, आज के समय में अगर देखा जाए तो इनके पेमेंट स्लिप अगर देखे जाए तो उससे पता चलता है कि इनका बेसिक पेमेंट जो है वो बड़े मुश्किल से 11,000, 12,000 और 13,000, बड़े मुश्किल से 15,000 भी नहीं जाता है। आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में मिनिमम वेज का कानून जो है वो 18,000 के ऊपर है। अब ऐसे समय में हम लोगों की मांग होनी चाहिए कि किसी भी मजदूर को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हो या फिर निजी सेक्टर में काम करता हो, उसको जो है उसकी आमदनी महीने की 18,000 के ऊपर चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज महाराष्ट्र की राज्य सरकार इन मजदूर भाइयों और बहनों का लगातार शोषण करती आ रही है और लगातार उत्पीड़न करती आ रही है। इसके खिलाफ
हम लोगों ने यहाँ पर निषेध मोर्चा, यहाँ पे निषेध आंदोलन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, इसके माध्यम से हम बुनियादी मांग उठा रहे हैं कि एसटी महामंडल जो है, एसटी महामंडल को तत्काल से तत्काल राज्य शासन में विलीनीकरण किया जाए, यानी कि राज्य शासन में इसको मर्ज किया जाए। दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से यही मजदूर भाई और बहनें जो है हड़ताल पर है और सरकार जो है, राज्य सरकार के मंत्री अनिल परब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं और मजदूर भाई और बहनों को डराने का काम कर रहे हैं। लगातार डराने का काम इस माध्यम से शुरू है। दोस्तों, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे हाथों में जितने भी बैनर दिख रहे हैं, आप सबको पता है ये बैनर क्या कहते हैं। ये बैनर कहते हैं कि ठेका प्रथा जो है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है, वो तत्काल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल तत्काल बंद कर देना चाहिए। और आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक एक करके जो गवर्नमेंट सेक्टर आजादी के बाद में जनता ने खून और पसीने की मेहनत से खड़ी किए थे, उसको एक एक करके बेचने के लिए निकाला जा रहा है। एक एक जो है अदानी और अंबानी, इन जैसे बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना से अड्डा बिरला, जिंदल मित्तल, स्वराज, बजाज की लश्कर, इन जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को पब्लिक सेक्टर जो है एक एक करके बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में एसटी महामंडल के कर्मचारियों की जो मांग है, उनकी मांग है कि हमारा राज्य शासन में विलय किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, ये मांग जो है अपने आप में एक सुनिश्चित रूप से रोजगार की गारंटी चाहती है। आज का सच में रोजगार की गारंटी देना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? दोस्तों, हम सभी लोगों की मांग होनी चाहिए कि रोजगार के पक्के रोजगार की गारंटी देना ये जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक एक करके जो है इस तरीके से सभी सेक्टर जो है ठेकेदारी प्रथा से चला जा रहे हैं और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि जनता का, मेहनत आबादी का जो है लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, एसटी कर्मचारियों की मांग है कि इनका राज्य शासन में विलय किया जाए। दोस्तों, इसी प्रोटेस्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम लोग सभी मिलकर कुछ मराठी में और कुछ हिंदी में इस तरीके से घोषणाएं देंगे। आप सभी को हमारी साथ में घोषणाएं देनी है और समझ के लेना है कि विलीनीकरण की मांग जनता के भी हित में किस तरीके से है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, उसका कारण यह है कि अब हमको जो है सरकार के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रह गया, इसलिए हम जनता से सीधा दरखास्त कर रहे हैं कि हमारे समर्थन में आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। विलीनीकरण की मांग को जो है वो आगे बढ़ाइए और निजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम को जो है तत्काल रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। जब तक जनता आगे नहीं आएंगी, तब तक सही अर्थों में एक संघर्ष जो है, मजबूत संघर्ष खड़ा नहीं रह पाएगा। आज सरकार चाहती है एक एक करके जो पब्लिक सेक्टर है, जो जनता को थोड़ी बहुत सुविधा देने का काम करता है, उसको एक एक करके बेच दिया जाए। आज आपको पता होगा कि रेलवे जो है वो रेलवे भी एक एक करके बेची जा रही है। एयरपोर्ट जो है एक एक करके बेचे जा रहे हैं। अपनी बेस्ट जो परिवहन व्यवस्था जो है, जो सिटी बस जो है मुंबई में यहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट का कम कीमत में ट्रांसपोर्ट मुहैया कराती है, उसको भी एक तरीके से एक एक करके बेचा जा रहा है। दोस्तों, उसमें भी ठेकेदारी प्रथा लाई जा रही है। इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का और निजीकरण का यहाँ पे विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और विलीनीकरण की मांग को समर्थन करते हैं और हम कहते हैं कि विलीनीकरण होना चाहिए। गीत से शुरुआत करेंगे। साथियों, हम लोग एसटी कर्मचारियों के समर्थन में लगातार उनके बीच में पर्चे बांट रहे हैं, बात रख रहे हैं। ये हड़ताल पूरे 1.5 महीने से ज्यादा से चल रही है। पर साथियों, आज इसको गरज है, इसको जरूरत है आम जनता के समर्थन की। और उनको ये पता होना चाहिए कि निजीकरण और ठेका प्रथा किस तरह से अभिशाप बनकर के तमाम सेक्टर, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर आपके शिक्षा हो या जो भी चीजें हैं, पानी, बिजली, जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सब जगहों पर निजीकरण किया जा रहा है और जनता के तमाम हक और अधिकार को छीना जा रहा है, जिसके चलते आज जनता के बुनियादी हकों पे पहुंच कम हो जा रही है। आज अस्पतालों में इलाज कराना, अनाज घरों पे लाना, बिजली का बिल देना, घर का किराया देना, ये बुनियादी जरूरतें भी जनता के पहुंच से दूर होती जा रही है। आप बताइए, जनता की पहुंच के दूर होने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण, निजीकरण और दारूकरण की नीतियां, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा से लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और तमाम पार्टियां शामिल होती हैं। चुनाव पार्टियां जो होती हैं वो शामिल होती हैं, जो इनको निजीकरण, उदारीकरण की नीतियां लागू करती हैं। पार्टियों का रंग का झंडा बदल जाता है, इनके चेहरे बदल जाते हैं, पर इनकी आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए साथियों, जब अपनी हड़ताल चल रही है
तो सरकार के कानों तक की आवाज जानी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपने गीत से शुरुआत करेंगे कि हड़ताल हमारी जारी। साथियों, हम लोग अपने गीत की शुरुआत करेंगे 2 मिनट के, फिर हम लोग अपने गीत की शुरुआत, जिसका मतलब है कि जब तक हम अपने मांगों को लेकर पूरा नहीं पहुंच जाते तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और इसके बीच में जो भी मुश्किलें आएंगी उसको हम डट कर हौसले के साथ मुकाबला करेंगे। उसको लेकर यह गीत आपके सामने पेश करते हैं। तुम सरकार की नस को हिला न दे बूचा, जारी है हड़ताल हमारी, जारी हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जब तक सरकार की नस नस को हिला न दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। हम इतने सारों को मिलिए गिद्ध अकेला खाता, हम इतने सारों को मिलिए गिद्ध अकेला खाता, और हमारी मेहनत को भी अपने घर ले जाता, और हमारी मेहनत को भी अपने घर ले जाता, और जो मांगे हम अपना हक गुंडों को बुलवाता, और जो मांगे हम अपना हक गुंडों को बुलवाता। हम सबका शोषण करने को चले ये सोचार, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जब तक सरकार की नस नस को हिला न दे दूचा, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। सावधान ऐसे लोगों से जो बिचौलिया होते, सावधान ऐसे लोगों से जो बिचौलिया होते, और हमारे बीच सदा जो बीज फूट के बोते, और हमारे बीच सदा जो बीज फूट के बोते, और कि जिनके दम पर सरकार चैन से ये है सोते, और कि जिनके दम पर सारे सरकार चैन से सोते, देखेंगे उनको भी जो है सरकारी दल्ला। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जब तक सरकार की नस नस को हिला न दे बूचा, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, इसके अपने सगे सिपाही बंदूकें ले आए, इसके अपने सगे सिपाही बंदूकें ले आए। जाने अपने कितने साथी यूं ही गए उड़ाए, जाने अपने कितने साथी यूं ही गए उड़ाए। लेकिन सुन लो अब हम सारे चलकर बने मशाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। इंकलाब जिंदाबाद, साथियों, जैसा कि गीत चल रहा है हमारा, वो गीत यही बताना चाहता है कि हड़ताल हमारी जारी है। पर हड़ताल किस बात को है? जो साथी दुख सुन रहे हैं उनसे कहेंगे कि पास आ जाए, गोल घेरे के करीब आ जाए। ये हड़ताल किस चीज को लेकर चल रही है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। एसटी कर्मचारी यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट जो कर्मचारी है, जो एक जिले से दूसरे जिले तक तमाम बसों के जरिए सामान और व्यक्तियों को लेके जाते हैं, जो सबसे सस्ते दरों पर अगर कहीं भी पहुंचना हो तो उसका एकमात्र रास्ता एसटी बस सेवा होती है, जिसको चाहे कोई भी भैया हो, कोई भी यहाँ पर भाव हो, सब लोग यहाँ पर एसटी का इस्तेमाल करके ही अपने घर गांव पहुंचते हैं, जो चाहे यहाँ पे कोई भी आदमी, क्योंकि सबसे सस्ते और आसान दरों पर और आसानी से पहुंचाने का जो एक जरिया है वो ये है। ऐसे में एसटी कर्मचारी किस चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? एसटी कर्मचारी इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि 10-10, 20-20 साल होने के बाद भी उनको सरकारी दर्जा प्राप्त नहीं है, सरकार ने उसको अपने अंदर नहीं लिया, जिसकी वजह से
अगर वो 12-12 घंटे खटकर एक जिले से नागपुर से कभी मुंबई और नासिक पहुंचते हैं, तब भी उनको वहां पर रुकने ठहरने से लेकर आमदनी इतनी कम है, और लगातार 12-12, 14-14 घंटे खटने के बाद लगातार उस काम के चलते इतनी परेशानियां होती हैं जिसका जिक्र नहीं। तो इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। आम जनता जो उन सुविधाओं को इस्तेमाल करती है, सरकार को वो तमाम सुविधाएं जनता को फ्री में और अच्छे दरों में और सबसे अच्छे तरीके से पहुंचानी चाहिए। जैसे आप जानते होंगे कि हाल में 2 साल से लगातार कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई। आप जानते हैं कि पहले लॉकडाउन में से लेकर दूसरे लॉकडाउन तक सबकी आमदनी घट के आधी हो गई है, कुछ की नौकरियां चली गई हैं और कुछ लोग अभी भी नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे। ऐसे में होना क्या चाहिए? इस लॉकडाउन में जब दूसरी कोरोना की लहर आई थी, तब अस्पतालों में मरीज की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड्स की कमी थी। इसका कारण क्या है? और आम गरीब जनता जो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल का पैसा नहीं उठा सकती है, वो कहाँ जाएगी? सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल में आप जानते हैं पूरे देश भर में किस तरह के हालात ये थे कि अस्पतालों में बेड्स की कमी पड़ गई थी, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई थी। हम अपने जानने वालों को अपने सामने मरते हुए देख रहे थे। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उसकी जान पहचान में कोई व्यक्ति कोरोना काल में मरा नहीं। तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ानी नहीं चाहिए? क्या उसकी गुणवत्ता यानी उसको बेहतर नहीं करना चाहिए और उसको निःशुल्क नहीं करना चाहिए? ये तो बुनियादी जरूरत है। अब सोचिए सरकार इन तमाम सरकारी अस्पतालों को खराब करके क्या करती? उनके जगह प्राइवेट हॉस्पिटल 40 से लेकर मैक्स हॉस्पिटल खड़ा करती है, जहां हम अपने बच्चों को सर्दी जुकाम हो वहां भी इलाज नहीं करा सकते हैं। छोड़ दीजिए कोरोना की बात, वहां पे एक बेड 20-20 हजार 50-50 हजार का मिलता है। कौन इलाज करा सकता है? यहाँ पे हाथ उठाइए। यहाँ के बैठे कितने लोग हैं जो 50-50 हजार खर्च करके और एक दिन का बेड लेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे या कुछ लेंगे? अब सोचिए यही चीज पूरे सेक्टर में लागू हो जाए, यानी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब जगहों पर निजीकरण कर दिया जाए तो क्या होगा? आप जानते हैं कि वो हो चुका। ये तो बस कुछ सेक्टर बचे हैं जहां पर नहीं हुआ। जैसे कि बिजली को अडानी को दिया गया, तब से बिजली का रेट बढ़ गया है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर एयर इंडिया जो यानी एयरपोर्ट और फ्लाइट चलाते थे, उसको भी सरकारी कंपनी टाटा को बेच दिया है। इसके अलावा से लेकर तमाम तरह के यहाँ पे संस्थान है, सरकारी संस्थान, सेल बेल, जो सरकार आने वाले सालों में बेचने वाली। यानी सरकार अगर ये सारी चीजें निजी हाथों में बेच देगी, यानी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के पास सारी सरकारी संस्थाएं होंगी जो लोहा बनाएगी, जो यहाँ पे कपड़े बनाएगी, जो हॉस्पिटल चलाएगी, जो यहाँ पे सब कुछ करेगी। तो हमारा जो टैक्स जाता है, जरा सोचिएगा, हम लोग जो पार्ले जी के बिस्किट खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। वो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, खजाने में जाता है। उस खजाने से सड़क बनते हैं, अस्पताल चलते हैं, बिजली आता है। अगर सरकार सब कुछ निजी हाथों में देने वाली है तो हमारे टैक्स का पैसा क्या मंत्रियों के वेतन के लिए खर्च होने वाला है, उनके जेड सिक्योरिटी के लिए खर्च होने वाला है, और हम लोग यहाँ पर भूखे नंगे सड़क पर सोने वाले हैं। जरा सोचिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, किस पे खर्च हो रहा है? ये सिर्फ नेता मंत्री के अय्याशियों के लिए खर्च हो रहा है, उनके तमाम तरह के चीजों के लिए खर्च हो रहा है। और हम लोग रोज सरकारी संस्थाओं में निजीकरण की वजह से लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी की वजह से शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जैसे बुनियादी चीजों में निजीकरण की वजह से लोग यहाँ पे दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए भारत इस साल के आंकड़े बताते हैं, भारत भुखमरी और कुपोषण में 101 नंबर में पहुंच गया। ये नहीं कि भारत में अनाज की कमी है, भारत में इतना अनाज उगता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों को खिला सकता है। पर यह अनाज कहाँ जाता है? आप अखबार के किसी कोने में देखेंगे, वहां दिखेगा कि इस साल अनाज गोदामों में चूहे खा गए, तो वहां पर सड़ गया, या मिसमैनेजमेंट के चलते वहां पे पानी लग गया या कुछ हो गया।
ऐसे में ये सारा अनाज जो राशन के द्वारा आम गरीब जनता को पहुंचना चाहिए वो पहुंचता नहीं। अरे ये भाजपा की बात नहीं है तो या शिवसेना की बात नहीं है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था ये अनाज आम गरीब जनता को बांट दीजिए, ये अनाज सड़ रहा है। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था अगर यह अनाज बच गया तो क्या होगा, उससे शक्ति भोग, लाल महल, आशीर्वाद, अन्नपूर्णा, ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, एग्रोबेस कंपनियां, इनका प्रॉफिट यानी मुनाफा कम हो जाएगा, इसलिए हम आपको जनता को नहीं दे सकते। यानी आम गरीब जनता भूखे मरे वो चलेगा, पर इन जो बड़े बड़े पार्टियों के आकाए यानी पूंजीपति हैं, इनका मुनाफा नहीं खत्म होना चाहिए। इसके लिए पूरी बंदोबस्त किया जाता है और इसीलिए अनाज सड़ा दिया जाता है। स्वीडन, डेनमार्क में कुत्ते बिल्ली के बिस्किट खाते हैं, बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाता है। यहाँ विजय माल्या जो देश छोड़ के भाग गया उसको दे दिया जाता है दारू बनाने के लिए, पर आम जनता में नहीं बटेगा। दिल जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। अगर इसी तरह सरकारी थानों को लगातार निजीकरण किया गया, उसको ठेकाकरण किया गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? जेब में वैसी फूटी कौड़ी नहीं बची है, हमारे थाली से दाल और सब्जियां गायब हो रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। ऐसे में साथियों चेत जाइए, चेत जाइए। तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, ये तमाम पार्टियों की आर्थिक नीति में कोई अंतर नहीं। ये सारी पार्टियां जनता को लूटने और खसोटने के लिए बैठी है। ये जनता की जेब से जो भी बची खुची आमदनी है उसको भी निकाल करके यहाँ के पूंजीपतियों और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दे देना चाहती। अगर इसके खिलाफ हम लोग आज एकजुट नहीं हुए, इसके खिलाफ आज हम लोग संघर्ष को तैयार नहीं हुए, तो याद रखिए आने वाली पुश्तें यानी हमारे आने वाले बच्चे और हम खुद किस तरह की जिंदगी जिएंगे उसके लिए तैयार होने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आज इसकी लड़ाई हम लोगों ने नहीं शुरू की तो याद रखिए होगा यही कि आम जनता दर दर की ठोकरें खाएगी, हम लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे, हमारे आने वाले बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए साथियों हमें हर निजीकरण के खिलाफ, हर ठेकाकरण के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, वही रास्ता है। और इसके लिए वो चाहे एसटी बसों में हो, सरकारी अस्पताल में हो, शिक्षा में हो, रोजगार में हो या कोई और सेक्टर हो, जहां पे भी सरकार निजीकरण की नीतियां लागू कर रही है, हमारे ठेकाकरण की नीतियां लागू कर रही है, उन तमाम नीतियों के खिलाफ आज जरूरी है कि आम जनता आवाज उठाए, संघर्ष करने के लिए आ गया। इसलिए साथियों इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हर निजीकरण के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एसटी कर्मचारी जब 1.5 महीने से ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं तो उस संघर्ष में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस संघर्ष को अपने मुकाम तक और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही हमारा संकल्प है और यही रास्ता है साथियों कि अपनी व्यापक एकता बनाकर इन चीजों को दूर किया जाए। इसलिए साथियों पर्चा लीजिए, पर्चा पढ़िए, गौर से समझिए और इस संघर्ष को, इस आंदोलन को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, समर्थन की जरूरत है, आपके शामिल होने की जरूरत है। इसलिए साथियों आगे ये इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। साथियों अविनाश ने पूरी बात करते हुए बताया कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से एक एक सेक्टर निजी हाथों में दी जा रही है और जो पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर को पहले सबसे पहले खराब स्थिति में लाओ और उसके बाद में उसको घाटे में बताकर जो है उसको अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच दो। दोस्तों आज देश में स्थिति है लगभग 75% संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है सिर्फ देश के 10% लोगों के पास में जमा हुई है और देश की 58% जो प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश के 1% लोगों के पास जमा हुई है। दोस्तों ये बात क्या बताती है? ये बात ये बताती है
कि अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब बनते जा रहा है। इतना गरीब बनते जा रहा है कि दर दर की ठोकरें खाने के लिए, बेरोजगार घूमने के लिए और मालिक जो बोलेगा उस कीमत पर काम करने के लिए मजबूर है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में रोजगार का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पार्ले जी भी अगर खरीदते हैं, अगर हम लोग पार्ले जी भी खरीदते, माचिस भी खरीदते, तो उसके ऊपर टैक्स देते और इस टैक्स से सरकार का पूरा बजट बनता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। इसलिए रोजगार की जिम्मेदारी ये सरकार की होनी चाहिए। दोस्तों, रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। एक तरफ संविधान में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये बताता है कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी है, हर व्यक्ति को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता है और ठीक घर में रह भी नहीं सकता है? ऐसा व्यक्ति क्या कभी आत्मसम्मान से जी सकता है? दोस्तों, बिल्कुल जी नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, आत्मसम्मान से जीने की बुनियादी शर्त यह है कि पहले उसको रोजगार दिया जाए। रोजगार की मांग जो है सबसे बुनियादी मांग है। इसलिए दोस्तों, हमें ये मांग उठानी चाहिए कि अगर सबको रोजगार नहीं दिया जाएगा तो सरकार की हम नींद हराम कर देंगे। दोस्तों, इसीलिए आज महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जो विलीनीकरण की मांग को लेकर है, वो यही कह रहे हैं कि हमें निजी हाथों में मत दीजिए, हमारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो मत लाइए और उसका निजीकरण करने का काम जो है ये बंद कर दीजिए और हमें एक निश्चित रोजगार, सुनिश्चित रोजगार देकर जो है हमारी रोजगार की गारंटी लीजिए। इसीलिए दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हमारा विलीनीकरण करिए। लेकिन शुरुआती दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जब से विलीनीकरण की हड़ताल शुरू हुई, उस हड़ताल के बाद में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपको नाम पता होगा, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किस पार्टी से? महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिवसेना से दोस्तों। और शिवसेना की उद्धव ठाकरे की सरकार जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो लगातार ये कहते आ रहा है कि मजदूर जैसे ही कहते हैं कि हमें विलीनीकरण चाहिए, वो बोलता है एक एक को काम से निकाल दूंगा, एक एक को काम से निकाल दूंगा। तो एक एक का निलंबन कर दिया जा रहा है, एक एक को उनकी सेवा समाप्त कर दी जा रही है। उसके बाद में जैसे ही कोई आता है उसके घर पर नोटिस भेज दी जाती है। दोस्तों, ये कब तक चलेगा? दोस्तों, ये तानाशाही है और ये नहीं चलेगा। मजदूर अगर अपने हक और अधिकार की बात करे तो उसको दबाने का और धमकाने का, डराने का और उसको काम से निकाल देने की आप धमकियां दोगे? दोस्तों, ये नहीं चलेगा। और एसटी कर्मचारियों ने इस बात को पक्की एकदम गांठ बांध ली है, इसलिए संघर्ष पर आज भी डटे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा था कि हम एसटी कर्मचारियों को अल्टीमेटम देते हैं। क्या देते? अल्टीमेटम देते। अल्टीमेटम होता क्या है? अल्टीमेटम एक तरीके से साफ सुथरे भाषा में दी जाने वाली धमकी होती है, इससे ज्यादा दूसरा कुछ नहीं होता है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया और कहा कि सोमवार तक अगर एसटी कर्मचारी हड़ताल तोड़कर अगर काम पे नहीं आएंगे तो हम उनके ऊपर मेस्मा की कार्रवाई करेंगे। मेस्मा क्या होता है दोस्तों? कि कोई इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि अत्यावश्यक सेवा में आने वाला कर्मचारी अगर अपने हक और अधिकार को लेकर अगर हड़ताल कर रहा है, उस हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है, उस हथियार का इस्तेमाल करके इनको जबरदस्ती अपनी जगह से हटा दिया जाएगा। 6 से 7 हफ्ते से लेकर 6 महीने के लिए इनको हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो काम पे जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो नहीं जाएगा उसके ऊपर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि दोस्तों, आज हमें ऐसा लगता है कि हम एक तरीके से लोकतंत्र में जी रहे। कहां पे जी रहे? लोकतंत्र में जी रहे। लेकिन दोस्तों, मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार जो होते हैं, मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, उसमें से एक बुनियादी अधिकार है हड़ताल करने का और अपनी बात कहने का। तो दोस्तों, मजदूरों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इसलिए हम कहते हैं कि अनिल परब होश में हो, होश में आकर विलीनीकरण के मुद्दे पर मजदूरों से बात करना शुरू करो। अगर बात नहीं करोगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और अपना बोरिया बिस्तर लपेट के घर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये होना ही पड़ेगा। आप सबको बता देता हूं कि दुनिया भर का इतिहास ये बताता है कि मेहनतकश और मजदूर जब भी जागा है तब इतिहास ने करोड़ बदली है, इतिहास ने करोड़ बदली है। दोस्तों, ये 3 पार्टियों की मिली भगत बनाई हुई जो सरकार जो है वो गिरने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, 1 लाख कर्मचारी है। कितने कर्मचारी है? 1 लाख कर्मचारी है। 1 लाख कर्मचारी एक साथ अगर चीख दिए ना, इनके सारे दफ्तर एकदम हिल जाएंगे, इनके सारे दफ्तर हिल जाएंगे। इतनी ताकत जनता के बीच में होती है दोस्तों।
इसलिए जनता की ताकत को लगातार बांट दिया जाता है। कभी ये बोला जाता है वो फलाना हिंदू है, कभी ये बताया जाता है वो ढिमका मुस्लिम है, कभी बताया जाता है वो फलाने जात का है, फलाने धर्म का है। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये चुनावी जितनी भी पार्टियां हैं ये सब जाति और धर्म को लेकर हमें बांटने का काम करती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जाति और धर्म के नाम पर जब भी दंगे होते हैं तब उसमें नरेंद्र मोदी, प्रवीण तोगड़िया और अमित शाह जैसे लोग कभी मारे जाते हैं क्या? दोस्तों, बिल्कुल नहीं मारे जाते। क्या कभी इसमें अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे और अबू आजमी जैसे बड़े बड़े राजनेता कभी इसमें मारे जाते हैं क्या? दोस्तों, कभी मारे नहीं जाते। मरने वाला आदमी जो होता है दोनों भी तरफ का मेहनत करके हाथ पर कमाकर पन्ने पर खाने वाला और आए दिन ठोकरे खाने वाला मेहनत। हमें अपनी सही मांगों को लेकर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और रोजगार और इन तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर हमें संघर्ष करना है और यही हमारी मांग रहनी चाहिए। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के मजदूर आंदोलन में एसटी कर्मचारियों ने यह साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी जाति और धर्म के नाम पर नहीं बटे। एक साथ एक मुट्ठी से 1 लाख मजदूर जो है आज भी मजबूती से खड़ा है और सरकार को कह रहा है आप चाहे कुछ भी करो, चाहे नोटिस दे दो, निलंबन कर दो, सेवा समाप्त कर दो या फिर नौकरी से निकाल दो, हम लात मारते हैं नौकरी में, लेकिन विलीनीकरण के सिवा एक कदम नहीं पीछे हटेंगे। दोस्तों, ये मजदूरों की मांग है और ये मांग क्यों रखी गई है? दोस्तों, आज मजदूर 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करता है, इसके बावजूद भी मुर्गियों के खुराड़े जैसे घरों में रहने के लिए मजबूर है। वो अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकता है, अपने बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकता है और कोई त्योहार नहीं मना सकता है या फिर किसी भी तरीके की जो इंसानी आत्मसम्मान के लिए जो जिंदगी चाहिए वो किसी भी एक बुनियादी जिंदगी जो है वो बुनियादी जिंदगी जो नहीं जी पा रहा है। जब मजदूर दोस्तों एकदम असहनीय स्थिति में चला जाता है और उसका दर्द उसके सहन शक्ति के परे चला जाता है तब वो हड़ताल का हथियार निकालता है दोस्तों। और वो हड़ताल का हथियार कोई शौक से नहीं निकालता है, कोई एंजॉय करने के लिए नहीं निकालता है, वो मजबूरी में अपने हक और अधिकार की बात करता है दोस्तों। इसीलिए एसटी कर्मचारियों की हड़ताल विलीनीकरण करने से क्या होगा दोस्तों? विलीनीकरण करने से एक तो उनको रोजगार की गारंटी मिल जाएगी और साथ में लोगों को जो आज प्राइवेट गाड़ियां और प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियां और ये सब कुछ जो लूटने का और ठगने का काम कर रही है वो सब किसकी है दोस्तों? ये शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी और तमाम तरीके की जो चुनाव सारी पार्टियां है, ये सारे पार्टियों के नेताओं की खुद की ट्रेवल एजेंसियां है या फिर इनके रिश्तेदारों की है या फिर ऐसे लोगों की है जो इनको पैसा देने का काम करते हैं। कब देते हैं? जब चुनाव आता है, चुनाव में लाखों और करोड़ों का पैसा देने का काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को विलीनीकरण के मांग का यानी कि एसटी कर्मचारियों के मांग का समर्थन करना चाहिए। मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग विलीनीकरण के मांग का समर्थन करते हैं? हाँ में जवाब दो, बताओ क्या विलीनीकरण के मांग का हम लोग समर्थन करते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हमें करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आज एसटी कर्मचारियों के ऊपर आके पड़िए, कल हो सकता है आपका भी नंबर लगे, इसलिए दोस्तों, मजदूरों को अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ मिलकर इकट्ठे खड़ा होने की आज आने वाले समय में जरूरत है दोस्तों। अगर नहीं करेंगे, ये तमाम तरीके के अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, स्वराज, बजाज, किर्लोस्कर के सारे छेले चपाटे जो बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना में जाके बैठे, वो मजदूरों और मेहनतकशों और जनता को लूटने का और ठगने का ही काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज समझना पड़ेगा कि विलीनीकरण की मांग ये सही अर्थ में मेहनतकशों और मजदूरों की मांग है। इसलिए मैं सभी जनता से, सभी लोगों से यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, सभी से मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी को विलीनीकरण की मांग का समर्थन करना चाहिए और कहना चाहिए हमारे मजदूर भाइयों के मांग को सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों हम लोग कहेंगे ना, सच कह रहा हूं, हम लोग अगर कहेंगे ना तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानेंगी तो क्या करेंगी? सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प है? नहीं है। क्या उद्धव ठाकरे खुद आके गाड़ी चलाने वाले हैं क्या? नहीं चलाने वाले। दोस्तों, क्या गटर, नाले, चैम्बर ये साफ करने का काम जो है इनके मंत्री आके करने वाले हैं क्या? नहीं करने वाले। क्या रास्ते पर झाड़ू मारने का काम इनकी बीवियां, इनके बच्चे और इनके मंत्री आके करने वाले हैं क्या? नहीं करने वाले दोस्तों। ये काम मेहनतकश और मजदूर करता है दोस्तों। आज पूरे मुंबई को चमकाने का काम कौन करता है? अदानी, अंबानी नहीं करते।
आज पूरे मुंबई को चमकाने का काम जो है, इस पूरे मुंबई शहर की जो मेहनतकश आबादी है वो उसको चमकाने का काम करती है, वो उसको चलाने का काम करती है। इसलिए सबसे पहला अधिकार का किसका बनता है? रोजगार के मुद्दे को लेकर तो मेहनतकश आबादी का बनता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग विलीनीकरण के मांग का समर्थन करते हैं।